नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। शाम के 5 बज रहे हैं, वक्त है मुकाबला का। और आज मुकाबला पर हम आपको ये बताएंगे कि एसआईआर को लेकर जितने भी मुद्दे विपक्ष की तरफ से बनाए जा रहे हैं, क्या ये मुद्दे कामयाब हो पाएंगे। बिहार में अभी अभी मिली हार के बाद क्या विपक्ष कोई सबक ले पाएगा, क्योंकि ऐसा लग नहीं रहा। विपक्ष एसआईआर के मुद्दे को लेकर लगातार हमलावर है। संसद में लगातार हंगामा हो रहा है, संसद की कार्यवाही नहीं चल पा रही है। विपक्ष इस मांग पर अड़ा हुआ है कि एसआईआर के मुद्दे पर सरकार को चर्चा करनी चाहिए। आज सुबह जब सदन की कार्रवाई शुरू हुई तो कांग्रेस के तमाम बड़े नेता तख्तियां लेकर पहुंचे, नारेबाजी करने लगे और उन पर एसआईआर को हटाने के लिए, एसआईआर को बंद करने के लिए, एसआईआर को रोकने के लिए स्लोगन्स लिखे गए। कांग्रेस ये कह रही है कि दलितों का, पिछड़ों का और अल्पसंख्यकों का वोट काटने की साजिश रची जा रही है, इसीलिए इस देश में एसआईआर हो रहा है। उधर बंगाल में ममता बनर्जी भी एसआईआर का पुरजोर विरोध कर रही हैं। एसआईआर को सबसे बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश ममता बनर्जी की तरफ से की जा रही है, उनकी पार्टी के नेताओं की तरफ से की जा रही है। अब सवाल यह है कि क्या एसआईआर का मुद्दा वाकई में कारगर साबित होगा। बिहार में मिली हार के बाद विपक्ष क्या कोई सबक नहीं लेने वाला है? क्या वोट चोरी का मुद्दा एक बार फिर विपक्ष अपने साथ लेकर जाएगा और क्या बंगाल में भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा? सवाल यह भी है कि राहुल गांधी के ट्रैप में क्या ममता बनर्जी फंस चुकी हैं? राहुल गांधी ने जो मुद्दा बिहार में उछाला था, वही मुद्दा बंगाल चुनाव से पहले उछल रहा है। क्या वाकई में इससे विपक्ष को कोई प्लस पॉइंट मिल पाएगा? आज इसी पर करेंगे चर्चा, लेकिन आइए आपको ये सुनवा देते हैं कि एसआईआर के मुद्दे पर सदन में कैसे घमासान हो रहा है और एक दूसरे पर कैसे वार पलटवार हो रहे हैं। You ask me every day why Parliament is not functioning. It's not functioning because they are refusing to talk about anything. So it's very easy to blame the opposition, but the fact is they are not allowing any discussion on anything, and that is not democracy. A healthy democracy demands discussion and everybody has different views. You hear them out. उम्र 140 साल हो गई है, लेकिन व्यवहार बच्चों की, नाबालिगों की तरह कर रही है। आज तक मुद्दों की समझ नहीं है। एसआईआर पर जवाब तो बिहार की जनता ने दे दिया। क्या घुसपैठियों को बचाना चाहती है कांग्रेस और अपोजिशन? मुद्दे में अगर दम होता तो एक कार में बैठने लायक तो विधायक चुने कांग्रेस के बिहार में। वहां सीटें नहीं आती। जनता के मुद्दों से जैसे कोई सरोकार ही नहीं रहा। आज किसान के मुद्दों पे चर्चा होनी थी, गांव के मुद्दों पे चर्चा होनी थी। अगर दम है तो चर्चा करो, घेरो सरकार को। अपोजिशन के पास ना कोई दिशा है और ना कोई मुद्दे हैं, और ऐसे मुद्दे जो जनता के है ही नहीं, उन पर संसद नहीं चलने दे रहे। भगवान सद्बुद्धि दे। तो आइए इसी पर करते हैं चर्चा की शुरुआत। खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ हैं विनय कुमार सिंह, डायरेक्टर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी रिसर्च फाउंडेशन से हमारे साथ हैं। मोहम्मद अमीन खान साहब हैं, फॉर्मर ज्वाइंट डायरेक्टर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। सुब्राष्टा हैं पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर, और रविंद्र सिंह जी हमारे साथ हैं सीनियर जर्नलिस्ट के तौर पर। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सुब्राष्टा, डॉक्टर मोहम्मद अमीन साहब इस वक्त हमारे साथ हैं। चलिए आपसे भी चर्चा की शुरुआत करें। उससे पहले सुब्राष्टा, अभी मैं सुन रही थी शिवराज सिंह चौहान साहब को, वो कह रहे हैं कि भगवान सद्बुद्धि दे। इतनी पुरानी पार्टी है लेकिन उसे ये नहीं पता कि मुद्दे क्या चुनने हैं, कौन से मुद्दे को कॉइन करना है। तो क्या लगता है आपको कि सद्बुद्धि आएगी विपक्ष को? देखिए, विपक्ष को अगर सद्बुद्धि आई होती या आना होता तो अभी तक हम इस देश पे सड़क पर जिस तरीके की राजनीति देख रहे हैं उसमें हम एक स्तर का डिस्कोर्स, एक स्तर का डिबेट देख रहे होते। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि ये तमाम चुनावी हारों के बावजूद विपक्ष को सद्बुद्धि छोड़िए बुद्धि तक आई है। मूल मुद्दा क्या है एसआईआर का? एसआईआर एक स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन प्रोसीजर है जो इलेक्टोरल रोल को क्लीन करने की बात है, साफ करने की बात है। और क्यों ऐसा हो रहा है? हमें ध्यान हो कि पिछली बार कोविड की वजह से सेंसस नहीं हो पाया है। ये बहुत बड़ा एक पॉइंट है जो कि इलेक्टोरेट को, इस देश के नागरिकों को ये बात समझनी चाहिए। अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने, ये भारतीय जनता पार्टी ने या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इनिशिएटिव नहीं है, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का इनिशिएटिव है कि वो
अपने बीएलओस के द्वारा घर घर जाकर के जो वोटर लिस्ट है उसका सत्यापन करें। बस बात इतनी सी है। अब सत्यापन होगा, इस प्रोसेस में कमियां हो सकती हैं, इस अंदेशे पर विपक्ष पूरे देश को अगर दिग्भ्रमित करे तो इससे शर्मनाक बात कोई नहीं हो सकती है। भाई आपको अगर प्रॉब्लम लग रही है कि किसी जगह में, किसी सूबे में, किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी में कुछ नाम डिलीट हो गए हो या कुछ नाम ऐड होने हो, उनको ऐड नहीं किया गया हो, तो आपको क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ये कह दिया है कि इसके बाद हम एक डेटा डालेंगे ही नहीं, एंट्री हो ही नहीं सकती। विपक्ष, मुझे लगता है प्राची जी, कि मेहनत कम करनी पड़े, मीडिया में चर्चा में विपक्ष बना रहे, इस वजह से वो इस तरीके के उलूल जुलूल मुद्दे उठाते। मैं बहुत जिम्मेवारी से कह रही हूं, ये मुद्दे अगर उलूल जुलूल नहीं होते तो आज हम विजय चौक पे खड़े हैं प्राची जी, आज दिल्ली की सड़कें जाम होती। अगर उनको माइनॉरिटी वर्सेस मेजॉरिटी की बात अगर करनी हो, दिल्ली से ज्यादा माइनॉरिटीज कहां रह रही होंगी? क्या आप देख रही हैं कि कहीं माइनॉरिटी सड़क पर उतर करके चक्का जाम कर रहा हो? नहीं हो सकता, क्योंकि लोग, इस देश की जनता अब जागरूक हो चुकी है। वो जानती है कि वोट उनका अधिकार है और उन्होंने पूरे अधिकार से इस बार जब संसद चुनी तो उस संसद में भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं दिया। एनडीए की सरकार है, ये बात विपक्ष कह रहा है। तो इन सभी मुद्दों के बीच में अगर विपक्ष आकर के ये कहे कि जी इलेक्शन प्रोसेस रिग्ड है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया किसी के हाँकने पर हक जा रहा है, तो इसका मतलब ये है कि विपक्ष, इस देश का विपक्ष, इस देश के मूल संवैधानिक स्ट्रक्चर्स पर, ढांचे पर विश्वास नहीं रखता, देश की जनता को मूर्ख समझता है और उसको ऐसा लगता है कि बस मीडिया के 2-4 बाइट्स के आधार पर ही इस देश की नियति और नियत दोनों डिसाइड क्या अभी ये बिहार का परिणाम सुभाषिता जी आया है, क्या बिहार के परिणाम से भी सबक नहीं लेना? राहुल गांधी ने इस मुद्दे को उठाया, वोट चोर ये नारेबाजी खूब जमकर की, बाद में धीरे धीरे करके तेजस्वी को गलती का एहसास हुआ, लेकिन तब तक बहुत देर हो गई थी। क्या ऐसी गलती बंगाल में नहीं दोहरा रही है ममता बनर्जी? बिल्कुल सही बात है प्राची जी, आपने स्वयं पूरा बिहार घुमा है इलेक्शंस के दौरान। आप मुझे बताइए, क्या बिहार में ऐसे मुद्दे नहीं थे जिसको उद्वेलित करके और आंदोलित करके सड़कों पर उतरा जा सकता था? पर आपने क्या देखा कि विपक्ष ने कोई भी ऐसा मुद्दा उठाया हो? अरे पटना में जिस तरीके से जाम आज भी लगती है, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के बावजूद, उसी इशू को अगर विपक्ष ने उठाया होता तो आज पटना की कम से कम 2-3 कंस्टिट्यूएंसीज विपक्ष के हाथ में होती। लेकिन क्या आपने देखा? क्योंकि इस देश का विपक्ष, खास करके जो सिरमौर लीडर्स हैं, वो सिर्फ चुनावी यात्रा करते हैं बिहार की, उनको पता ही नहीं है कि बिहार में क्या चल रहा है। आप बताइए, बिहार के लिट्टी चोखा को ही बिहार का आहार है, मतलब मैं हंसी मजाक की बात कर रही हूँ। हाँ। इस तरीके के इश्यूज को भी कल्चरली वो नहीं डिफेंड कर पाते कि भाई मगध की थाली अलग है, भोजपुर की थाली अलग है, मिथिलांचल की थाली अलग है। तो हम इस देश के विपक्ष से क्या उम्मीद करें? मुझे अब बहुत स्पष्टता से लगता है प्राची जी, इस देश में सिर्फ और सिर्फ नेशनल पार्टी बीजेपी और तमाम रीजनल पार्टीज के बीच की लड़ाई है। और इस देश का विपक्ष अगर आज कोई है तो देश की प्रबुद्ध जनता है। ये जो विपक्षी एकता के नाम पर जो नमूने एक साथ खड़े हैं, एक व्यक्ति उसमें ऐसा नहीं है जो अगुवाई कर सके और जनता के सही मुद्दों को उठा सके। वो एकता भी कभी कभी नहीं दिखती है ना, जब प्रदर्शन होते हैं, जब एकजुट होने का अवसर आता है तो टीएमसी अपनी अलग राह अपना लेती है। लेकिन यहाँ थोड़ा फैक्ट चेक कर लेते हैं। अब डॉक्टर साहब, आप हमें बताइए, जिस तरीके की तख्तियां आज लेकर कांग्रेस पहुंची थी या विपक्ष के तमाम नेता पहुंचे थे, वो लिख रहे हैं उस पर दलितों का, पिछड़ों का, अल्पसंख्यकों का वोट काट दिया जाएगा। एसआईआर का सीधा सीधा मतलब है कि आपका वोट आपसे छीन लिया जाएगा, आपका अधिकार आपसे छीन लिया जाएगा। क्या वास्तव में, अगर आप फैक्ट चेक करें मेरे साथ, तो क्या वास्तव में ऐसा संभव है? देखिए, जहां तक सवाल है प्राची जी, चुनाव आयोग का, चुनाव आयोग कोई आज से काम नहीं कर रहा है। 51-52 से चुनाव देश में हो रहे हैं और हर तरह की सरकारें आई हैं। अगर ये चुनाव आयोग किसी मिलकर काम करता तो एक ही सरकार और एक ही सत्ता बनी रहती और कोई परिवर्तन नहीं आता। आज की देश में भी देखिए, बीजेपी अगर सर्वोपरि है, सब ज्यादातर स्टेट्स में है और सेंटर में है, तो आप देखेंगे कि स्टेटों में, दूसरी स्टेटों में दूसरी सरकारें हैं। और अभी भी इलेक्शन हुआ है तो बिहार की आप सामने देख लीजिए, बिहार के अंदर क्या हुआ है? क्या अपोजिशन लीडर नहीं जीते हैं वहां पे? अगर यही होता तो वो सब हार जाते और एक तरफ फराज हो जाता। ये कतई संभव नहीं है। जहां तक सवाल ये कहा जाता है एसआईआर का, ये एसआईआर जो देन है प्राची जी, अब मैं आपको क्लियर बताता हूँ, एसआईआर जो देन है, थैंक यू कहें राहुल गांधी को, जिन्होंने दिल्ली के चुनाव हुए थे, हरियाणा के चुनाव हुए थे, महाराष्ट्र के चुनाव हुए थे। उस वक्त इन्होंने महाराष्ट्र में मुद्दा उठाया था कि इलेक्शन कमीशन के लोग रूलिंग पार्टी के, यानी भारतीय जनता पार्टी के
लाखों यानी कई लाख वोट डाल दिए गए हैं, वोट लिस्ट कर दिए गए हैं, और अपोजिशन के जिसमें सभी पार्टियां थी महाराष्ट्र की, उनको काट दिया गया। ठीक। जब भी कोई चुनाव होता है उसके बाद मंथन होता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अंदर विचार होता है, देखा गया भाई इस तरह के इल्जाम लगाए जा रहे हैं, सीधे सीधे इलेक्शन कमीशन को बदनाम करने की कोशिश है, जो कि दुनिया का जाना माना इलेक्शन कमीशन है। यहाँ पे हम दुनिया के लोगों को ट्रेनिंग देते हैं, दुनिया के चीफ इलेक्शन कमिश्नर आते हैं सीखने के लिए कि हमारे भारत में किस तरह चुनाव होता है, क्या प्रक्रिया है हमारे यहाँ, किस तरह वोटर लिस्ट होती है, किस तरह हम काउंटिंग कराते हैं, किस तरह हम रिजल्ट आउट करते हैं, किस तरह हम ट्रेनिंग देते हैं बीएलओस को, ये सब सीखने आते हैं। और सीख के हमारा ट्रेनिंग सेंटर है, आपको देखेंगे द्वारका के अंदर, वो इंटरनेशनल ट्रेनिंग सेंटर है, जहाँ हम इलेक्शन कमिश्नर्स को देते हैं, उनके अफसरों को तो देते ही देते हैं ट्रेनिंग, और वो यहाँ से सीख के अपने देशों में जाते हैं चुनाव कराने के लिए। और हम लोग, हमारा भारत का जो ऑब्जर्वर है वो बाहर भी जाता है, ऑब्जर्व करके आता है, और वहाँ के लोग हमारे देश का चुनाव देखने आते हैं। तो जहां तक सवाल इस बात को कहा गया एसआईआर को, तो ये एसआईआर निश्चित किया गया और सामने बिहार था। हाँ। अब इस बात को ये लोग कहेंगे कि बिहार था, लेकिन नहीं, आप देखिए 2004 में आप याद जाइए तो सरकार थी कांग्रेस की, 2004 में ईवीएम शुरू की गई इलेक्शन कमीशन की तरफ से, तो पायलट प्रोजेक्ट जो है सामने केरला स्टेट थी, केरला से शुरू किया गया, और उसके बाद पूरे देश में ईवीएम आई, जिसका हुआ था आज कोई ईवीएम का नाम नहीं लेता। क्यों? क्योंकि वो सब मुद्दा खत्म हो चुका, कई जगह टेस्ट किया गया, कोर्ट में गया, स्टेट की कोर्ट में गया, और सीजीआई ने भी देखा और वो मामला बंद हो चुका। उसके बाद उन्होंने दूसरा देखा कि भाई वीवीपैट की बात, वो भी नहीं चली, सुप्रीम कोर्ट तक गए, वहां भी वापस आ गए। अब इन्होंने देखा कि क्या करें, उन्होंने सिर्फ वोटर लिस्ट का एक मुद्दा उठाया, और वोटर लिस्ट का मुद्दा इसलिए उठाया एसआईआर में। एसआईआर में देखिए सीधा सा सिंपल फॉर्म है, मेरे पास है, मैं दिखा भी सकता हूं आपको, आप जानती भी हैं कि इसके अंदर कुछ नहीं मांगा गया, सिर्फ मांगा गया उसका नाम, उसका मोबाइल नंबर, उसकी डेट ऑफ बर्थ, उसके फादर का नाम और मदर का नाम, और उसका एड्रेस, और नीचे सिग्नेचर है। आपको याद होगा कि ये जो हमारे जब चुनाव आयोग ने कार्ड बनाने शुरू किए, उस वक्त आप देखिए कि ब्लैक एंड व्हाइट हुआ करता था, चेहरे पहचान में नहीं आता था। फिर आपने देखा कि हमने जो है कलर्ड इलेक्शन कमीशन ने इंट्रोड्यूस किए कार्ड, उसमें चेहरा पहचान में आना सब कुछ है। अब दुनिया तरक्की कर रही है ना, वो लोग फोन यूज करते हैं जो हलो हलो किया करते थे, आज हर एक के जेब में मोबाइल है, हर तरह के आप कितने चैनल हैं, अब कोई अकेला दूरदर्शन ही नहीं रहा, दुनिया भर के दर्शन है और चैनल है, उनमें न्यूजें आती हैं, हर तरह की आती है। देश तरक्की कर रहा है, दुनिया तरक्की कर रही है। हाँ। आज हम आगे जा रहे हैं, हम पीछे नहीं जाएंगे। तो इलेक्शन कमीशन ने भी डिजिटलाइजेशन की बात की और उसमें इस तरह से कार्ड बनाने की बात की। अगर ये वेरीफाई हो रहा है, जिसमें कि जिनकी डेथ हो गई है प्राची जी, वो नहीं है इसमें, जो लोग परमानेंटली माइग्रेट कर गए अपनी जगह से, वो नहीं है, उसके साथ में आप देखिए कि जो नए वोटर हैं उनको एंट्री होनी है। याद होगा आपको कि साल में एक बार एंट्री हुआ करते जनवरी के बाद में, आज साल में 3-4 बार एंट्री होती है, जबकि इलेक्शन होने को होता है नोटिफिकेशन से 10 दिन पहले तक हर वोटर का वोटर आईडी कार्ड बन सकता है। यानी जबरदस्ती का एक भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है और इसको लेकर बड़ा एग्रेसिवली विपक्ष जो है वो बिहेव कर रहा है, चाहे हम संसद में देख लें, हर जगह देख लें। लेकिन एक बात विनोद जी अगर कहा जाए तो एक बात बड़ा स्पष्ट है कि कांट की हांडी बार बार तो नहीं चढ़ती है ना। आपने एक बार चढ़ाने की कोशिश की, लेकिन उसका क्या अंजाम हुआ, उसका क्या नतीजा हुआ बिहार में, विनय जी वो देख लिया। उसके बावजूद भी बंगाल में वही प्रयोग करने की कोशिश की जा रही है। तो क्या अपनी गलतियों से सबक लेना नहीं सीखा है विपक्ष? जो बिहार में हुआ, पहले उसका एक छोटा सा एनालिसिस कर लेते हैं कि क्या सिर्फ मुसलमानों का वोट कटा या और जातियों का भी वोट कटा। तो बॉटम लाइन ये था कि जिस जिले में जिस जाति या जिस समुदाय की संख्या ज्यादा थी उनका ज्यादा वोट कटा। तो किशनगंज में निश्चित है कि मुसलमानों का वोट कटा, क्योंकि वहां 50% से ज्यादा आबादी मुसलमानों की है। लेकिन वहीं बिहार का औरंगाबाद जिले का लीजिएगा तो सबसे ज्यादा तो वहां राजपूतों का वोट कटा। जहानाबाद में तो भूमिहारों ब्राह्मणों का वोट कटा। खगड़िया चले जाइए तो वहां यादवों का वोट कटा। तो ये वोट फर्जी का भी मामला नहीं है। बहुत ऐसे लोग जो जिम्मेवार नागरिक हैं देश के, और उनके वोट 2 जगहों पे थे। हम गांव में हैं, शहर में हैं, तो गांव में भी वोट है, यहां भी है, और हमको जरूरत नहीं लगी कि कहीं दोनों में से एक जगह कटवाया जाए। कोई सीनियर है जो अब नहीं रहे दुनिया में, उनका भी जरूरत नहीं लगी कि उनका वोट कटवाया जाए। तो ये जो इंटेंसिव रिवीजन हुआ, इसमें टेक्नोलॉजी नए लेवल पे है, आज नए युग में नई तकनीक है, तो उस तकनीक का इस्तेमाल करके एक इंटेंसिव रिवीजन करने की प्रक्रिया वो किसी समुदाय, किसी संप्रदाय, किसी जाति को लेकर के टारगेट नहीं है। एक पक्ष तो ये है। दूसरा पक्ष जो डेमोग्राफी चेंज का है वो भी सत्य है कि डेमोग्राफी इन्फिल्ट्रेशन हुआ है बांग्लादेशी मुसलमानों का, और डेमोग्राफी चेंज हुई है। चेंज हुई है कि चेंज की गई है? तो मुझे लगता है चेंज की गई है। भारत में एक
पॉलिटिक्स ऑफ इन्फिल्ट्रेशन लंबे समय से चला है आजादी के बाद से। और ये जो पॉलिटिक्स ऑफ इन्फिल्ट्रेशन है तो पहले कांग्रेस करती थी बंगाल में। उनको लगता था कि ये जो बांग्लादेशी घुसपैठिए ही हमारे वोट बैंक है, थे भी। उसके बाद जब उनकी सत्ता गई और सीपीएम को लगा कि ये हमारे वोट बैंक है, और थे भी, सीपीएम 30 साल रही। उसके बाद ममता बनर्जी, जिन्होंने इन्हीं घुसपैठियों का विरोध गाड़ी पे चढ़ करके और बड़े बड़े मंचों से बड़े बड़े भाषणों में किया, अब बाद में ममता बनर्जी को ये लगने लगा कि नहीं, ये जिनका मैं विरोध कर रही हूँ घुसपैठियों का, ही तो हमारे वोटर्स हैं। वो बात भी सही है कि उनका वोट ममता बनर्जी को मिलता है, लेकिन ये मामला जो पॉलिटिक्स ऑफ इन्फिल्ट्रेशन है या जो अपीजमेंट पॉलिटिक्स कर सकते हैं, ये राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है। अब कमाल की बात सुनिए, एक मैं डेटा बताता हूं। 1941 का सेंसस ले लीजिए, ये तो आजादी के पहले का सेंसस है। तो 1941 के सेंसस में कई जिलों में मुसलमानों की आबादी बहुत ज्यादा थी। जैसे दिनाजपुर ले लीजिए, पश्चिम बंगाल का, वहां 50.2% है, मालदा में 56% है, मुर्शिदाबाद में 56% है, बीरभूम में 27% है। ये 1941 में है। 1951 में देश आजाद हो गया, एक बड़ा मुस्लिम तबका दूसरे देश में चला गया, जो उनका देश बना, धर्म के आधार पर देश लिया गया था पाकिस्तान उस समय। तो ये घट जाती है, लगभग आधी हो जाती है। जो 50 है वो 29 हो जाता है, जो 27 है, जो 48 है 39 हो जाता है। लेकिन आप 2011 का सेंसस देखिए, तो आजादी के पहले जो मुसलमानों का जो परसेंटेज था, ये ताज्जुब कीजिएगा कि 2011 उसके बाद तो सेंसस हुआ नहीं है। इन जिलों में आजादी के पहले जो मुसलमानों की संख्या थी, 2011 में उससे संख्या ज्यादा हो गई। इन चारों जिलों का जो एवरेज आया है वो 48.39 1941 में था, जो 39 पॉइंट हो गया 1951 में, लेकिन 2011 में ये 52% हो गया। आजादी के पहले से ये संख्या बढ़ गई। कुल मिला जुला करके ये है कि ये घुसपैठिए आए नहीं, लाए गए। तो उनके जो बेनिफिशियरी हैं उनको परेशानी हो रही है, होनी भी चाहिए, क्योंकि ये लोकतंत्र जो है, ये तो वोटिंग तो चलो अधिकार है, हम वोट करते हैं, लेकिन घुसपैठिए का जो मुद्दा है, घुसपैठियों को वोटिंग का अधिकार नहीं होना चाहिए। जो लोग मृत हैं वो किसी भी धर्म जाति के हों, उनके नाम पे किसी फर्जी आदमी को वोट डालने का अधिकार नहीं होना चाहिए। मैं जिम्मेवार नागरिक हूं, मैं 2 जगह रहता हूं, मेरा गांव बिहार में है, मैं दिल्ली रहता हूं, तो दोनों जगह में से एक जगह ही वोटिंग होना चाहिए। और इसके लिए अगर नवीनतम तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है तो इसका स्वागत करना है। ये बात अगर आप समझ रहे हैं, ये बात अगर आम जनता को समझाने में सरकार कामयाब हो रही है, तो ये बात हमारे विपक्ष को समझ में क्यों नहीं आती है? आज भी संसद में आपने रविंद्र जी देखा होगा, चाहे तख्तियां हो, चाहे नारेबाजी हो, चाहे फिर बयान हो। मल्लिकार्जुन खड़गे साहब को मैं सुन रही थी, प्रियंका गांधी को मैं सुन रही थी, वो कह रहे हैं सरकार नहीं चाहती। भाई, हम एसआईआर जैसे गंभीर मुद्दे पर चर्चा करना चाहते हैं, ये गंभीर मुद्दा है क्योंकि दलितों का, पिछड़ों का, अल्पसंख्यकों का वोट काटा जाएगा, इसलिए इस पर चर्चा करिए। क्या चर्चा कर लेने से, संसद में ये मुद्दा उठा देने से वाकई में ये मुद्दा बन जाएगा? आप ग्राउंड पर इसको ले जाएंगे? नमस्कार प्राची जी, और सभी साथियों को भी और दर्शकों को भी नमस्कार। देखिए, एक तो ये बहुत वेलकम स्टेप है कि सरकार ने इस बात पे एग्री किया कि वो लोग इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पे चर्चा करेंगे। आज बैठक बुलाई गई है, बैठक पहले बुलानी चाहिए थी। चुनाव, ये जब सत्र की शुरुआत हुई उसके पहले एक परंपरा रही है कि लोकसभा स्पीकर बैठक बुलाते थे ऑल पार्टी की, वो नहीं बुलाई गई। वो कुछ दिनों से वो परंपरा खत्म हो गई। वो बुलाते और उसमें चर्चा हो जाती, तो शायद हम लोग ये 3-4 दिन जो सदन के खराब हुए हैं, ये इसमें काम होता। लेकिन चलिए, अब बुलाया है, सरकार ने इस बात पर सहमति जताई है। जाहिर है सरकार उन मुद्दों पर जो विपक्ष उठा रही थी, उन मुद्दों पर अब एग्रीमेंट में आई है कि ये मुद्दे महत्वपूर्ण है और इन पर चर्चा की जानी चाहिए। इसलिए अब चर्चा का समय निर्धारित कर दिया गया है। बीएसए में उसका टाइम भी बता दिया जाएगा कितने घंटे के लिए होगी। तो अब बात आई जमीन पर। देखिए, जमीन पर क्या मुद्दा होगा, जमीन पर लोग किस हिसाब से वोट डालेंगे, वो एक अलग विषय है, और सदन के भीतर किन महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होगी वो एक अलग विषय है। यहां पर जो सांसद आए हैं, लोकसभा में चुन के आए हैं, राज्यसभा में आए हैं, उनकी जिम्मेदारी है कि उन मुद्दों पर चर्चा करें जो कि आज आम जनमानस को इफेक्ट कर रहे हैं। वो वोट का भी आधार बने कि ना बने वो एक अलग मसला है, लेकिन उन मुद्दों पर अगर चर्चा नहीं होगी तो फिर बताइए, सदन के भीतर अगर चर्चा ना होगी तो कहां होगी? क्या इफेक्ट कर रहा है एसआईआर आम जनता को? नहीं, इफेक्ट कर रहा है, तभी तो चर्चा के लिए सरकार मानी है। सरकार क्यों मान जाएगी ऐसे किसी भी बात पर चर्चा के लिए? और इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, अमीन साहब ने भी बताया, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स तो ऐसी चीज है ना, सतत प्रक्रिया है, वो कभी खत्म तो होनी नहीं है। वो आज एक जमाने में हम लोग देखते थे कि वोटर्स का जो कैंडिडेट थे उनकी फोटो लगती भी नहीं थी, धीरे धीरे वो फोटो लगी। आज हम चर्चा कर रहे हैं, रंगीन फोटो लगेगी। एक जमाने में 4-4 दिन लगते थे काउंटिंग के लिए, आज वो 1 दिन में हो रही है। इलेक्टोरल रिफॉर्म्स तो होंगे, और इलेक्टोरल रिफॉर्म्स समय की जरूरत है। इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पर चर्चा करना बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन सवाल यह है कि इतना वक्त जो
हमने देखा पीछे कि सरकार बार बार बोलती रही कि हम लोग इस पर चर्चा कैसे करेंगे, हम लोगों को चर्चा नहीं कर सकते हैं, जवाब कौन देगा। आज उनके जवाब आ गए। तो आप बताइए, सरकार को ये समय बर्बाद नहीं करना चाहिए था, सरकार को इन मुद्दों पर चर्चा करनी चाहिए थी। और अब जो चर्चा होगी वो वेलकम स्टेप है, और यही तो मंथन करने की जगह है। इसमें से जो निकलेगा उसमें सब क्लियर होगा कि इलेक्शन कमीशन का रोल क्या है। और अमीन साहब ने एक और बात बताई, इतने ज्यादा हमारे पास इंटरनेशनल स्तर का ट्रेनिंग सेंटर है, तो भाई बीएलओ की ट्रेनिंग क्यों नहीं कराई? बीएलओ जो आज, देखिए प्राची जी, इन बात से बिल्कुल एग्री नहीं करता हूँ, जो हमारे यहाँ जो भी काम मैं होता अपनी है, बात तो पूरी कर लूं सर। इलेक्शन कमीशन का जो भी काम होता है, देखिए चाहे सर वो मैं ऑब्जर्वर अपनी लगाया बात पूरी जाए, कर लेता तो चाहे अच्छा वो रहता। कोई BLO मैंने लगाया तो बोला नहीं आपके सबकी बीच में। ट्रेनिंग अच्छा, जरूर बात होती कम है। अच्छा, मैं बात काट भी नहीं पाऊंगा, आप तो हमारे वरिष्ठ ट्रेनिंग हैं, जरूर आपको जो होती ठीक है। लगे अच्छा, करिए। बोले बोलिए आप, हाँ। ट्रेनिंग जरूर होती है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि बीएलओज की ट्रेनिंग करा दी जाती, जो कि मांग लगातार उठ रही है, बीएलओज खुद कह रहे हैं, और बल्कि कई ऐसी संस्थाएं भी कह रही हैं जो उनको रिप्रेजेंट करती हैं। उनका कहना है कि बीएलओज की ट्रेनिंग होती और ये तरीके से काम होता तो बहुत अच्छे तरीके से होता, और शुद्धि हो इलेक्शन की, जो वोटिंग की जो हमारी लिस्ट है उसकी शुद्धि हो, इस पर कौन बहस कर सकता है? ये तो होना ही चाहिए। हमारे देश में आके किसी बाहरी व्यक्ति को वोट डालने का अधिकार नहीं है, लेकिन ये भी तो हमारा अधिकार है ना कि हमको पता लगे कि कितने बाहरी वोटर हैं। ठीक है। ये किसका अधिकार है? हमारा नहीं है क्या? हमको नहीं पता लग रहा है ना आज तक। हमको ये नहीं पता लग रहा कि जो 65 लाख लोगों के वोट काटे गए थे, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा था कि अलग अलग जगह वेबसाइट बनाओ, वो क्यों नहीं बनाई गई? हमको तो नहीं पता लग रहा। नहीं, तो लेकिन ये चीजें अभी तो आनी चाहिए ना सामने। बस मैं इतना पूछ रही हूँ रविंद्र जी, अभी तो ऐसा लग रहा है कि एसआईआर से बड़ा मुद्दा इस देश में कुछ है नहीं। भाई यही तो हमने बिहार चुनाव से ठीक पहले देखा था, यही हम बंगाल चुनाव से ठीक पहले देख रहे हैं। तो क्या एसआईआर ही एकमात्र ऐसा मुद्दा है जो विपक्ष की प्रायोरिटी में है, हम इसी पर चर्चा करेंगे क्योंकि ये हमें सूट करता है, हम यही मुद्दों को लेकर आएंगे जैसे हम बिहार में लेकर आए, अब उससे हमें सत्ता मिले या ना मिले हमें फर्क नहीं प्राची जी, सर बस आ रही हूँ। हाँ, प्राची जी देखिए, विपक्ष का मुद्दा तो विपक्ष जाने, हम लोग तो इंडिपेंडेंट लोग हैं, हम लोग तो अपनी बात रखेंगे। भाई ये मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण है, सरकार को इसका फायदा हो, विपक्ष को इसका फायदा हो ना हो, लेकिन आम आदमी को वोटिंग लिस्ट शुद्ध मिलनी चाहिए, इस पर कोई बहस नहीं है, और वो आम जनमानस के हित में है। ठीक है, वो चाहे विपक्ष के शोर से हो चाहे सरकार के जोर से हो, हमको इंडिपेंडेंटली एक ऐसी लिस्ट मिले जो क्लीन हो। ठीक, एक चीज की क्लैरिटी अमीन साहब आप हमें दे सकते हैं, जो विपक्ष भी कह रहा है, विपक्ष के जितने नेता हैं जब उनसे बात करिए तो वो कहते हैं ये सरकार संवेदनहीन हो गई है। एसआईआर तो ठीक है, लेकिन बीएलओज की जो वीडियोज आ रही हैं या बीएलओज की जो मौत की खबरें आ रही हैं, इसके बारे में सरकार बात क्यों नहीं करती है? क्या ये मुद्दा है कि बीएलओज पर वाकई में बहुत प्रेशर है, उनको बहुत कम वक्त दिया गया है जिसकी वजह से मौत हो रही है? ये मसला है क्या? देखिए प्राची जी, जो बीएलओज की डेथ हुई है उसके लिए हमारी संवेदनाएं उनके परिवार के साथ में, और हमारा इलेक्शन कमीशन भी उनके प्रति संवेदना रखता है। जहां तक सवाल इस बात का है कि ये कहा जा रहा है कि उनके प्रेशर से हुआ है, देखिए हमारे यहाँ सेक्शन 32 1950 आरपीआई एक्ट में ये है कि ये एसेंशियल ड्यूटी है। भारत सरकार के जो काम कर रहे हैं, स्टेट गवर्नमेंट के कर्मचारी काम करते हैं, ये एसेंशियल ड्यूटी है और संवैधानिक ड्यूटी है और करना ही अति आवश्यक है। इसलिए इसमें आपने देखा होगा, न तो सुप्रीम कोर्ट कोई रोड़े लटकाता है, न स्टेट के जस्टिसेस लगाते हैं इसमें कोई रोड़ा कि इलेक्शन कमीशन का कभी भी काम रुके। जो भी काम पिटीशन भी दिखा जाता है तो इलेक्शन के बाद से स्वीकार किया जाता है। इलेक्शन प्रोसीजर के दौरान ये इस तरह की कोई सुनवाई नहीं होती है कोर्ट में कि हमारा जब ये एसआईआर चल रहा है तो उस वक्त सुनवाई हो। एसआईआर चलता रहेगा, वो संवैधानिक प्रक्रिया है। जहां तक उन्होंने कहा हमारे साथी ने कि बीएलओज की ट्रेनिंग की सवाल है, मैं आपको बताऊं बीएलओज की ट्रेनिंग के बारे में, ये हमारे यहाँ डिस्ट्रिक्ट ट्रेनर्स होते हैं और हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर हर बीएलओज की ट्रेनिंग के बिना और उनको बिना पेपर समझाए किसी को फील्ड में नहीं भेजा जाता, कभी भी नहीं भेजा जाता, क्योंकि वो करेगा क्या जाके फील्ड में। कुछ लोगों की बुद्धि होती है, जल्दी सीख जाते हैं, कुछ बताने के बाद भी नहीं होता, स्टूडेंट्स में भी होता है यार। तो वो इलेक्शन कमीशन को दोष देना जहां सवाल। दूसरी बात, ये जितने भी काम कर रहे हैं स्टेट के अंदर, चाहे वो बंगाल में काम कर रहे हो, चाहे बिहार में काम किया हो, या यूपी में, या कहीं भी कर्नाटक में, जितने भी अधिकारी काम कर रहे हैं, कर्मचारी काम कर रहे हैं, सब जिला निर्वाचन अधिकारी के अंतर्गत में काम कर रहे हैं। रहने वाले सब वहीं के हैं। इलेक्शन कमीशन ने अलग से नहीं थोपे हैं कि उनको वहां पर थोपे हो, वो वहीं लोकल लोग हैं। और बीएलओज का क्राइटेरिया बता रहा हूँ, बीएलओज का मतलब है ब्लॉक बूथ लेवल ऑफिसर। एक हमारा जो बूथ है उस बूथ पे ही है इंटेंशन, यानी कि इधर उधर जाना है। बीएलएस भी साथ होंगे ना? नहीं, और बता रहा हूँ, अभी तक आपने देखा होगा प्रक्रिया थी कि पोलिंग के टाइम में पोलिंग एजेंट होते थे, काउंटिंग के टाइम काउंटिंग एजेंट होते थे, हर एक कैंडिडेट का। अब लेकिन चूंकि मेन हमारे वोटर्स का काम है और ये मेन स्टेक होल्डर है हमारे, अगर वोटर नहीं होंगे तो चुनाव कैसे होगा? फिर तो इसलिए क्या किया गया कि हर पार्टी को मौका दिया गया कि क्वेश्चन न उठाएं। इसलिए हर पार्टी का
बीएलओ के साथ में BL. दो बीएलएस, हर पार्टी के दो बीएलएस हैं, तो वो जाएं वहां पे देखें और वहां पर काम करें जो फील्ड पे काम करने का है। ना तो उनको सहायता करते हैं, ना उनको बात करते हैं, बल्कि वो प्रेस और मीडिया में आके चर्चा का विषय चाहते हैं, यही संसद में अब चाहते हैं। चर्चा का विषय क्या है मैं बता देती हूँ। राष्ट्र जी जो नारे में देख रही हूँ, SIR इज इक्वल टू वोट चोरी, स्टॉप टारगेटिंग द पुअर, बीजेपी SIR क्राइम अगेंस्ट डेमोक्रेसी, और प्रियंका गांधी जो कह रही हैं वो ये कि लोकतंत्र और संविधान को खत्म करने और तानाशाही स्थापित करने की साजिश है। इतने भारी भरकम शब्दों का इस्तेमाल जब विपक्ष कर रहा है तो क्या कि मैंने इलेक्शन कमीशन में काम किया है, मैं ऑब्जर्वर रहा हूँ, काउंटिंग का भी वैसे भी ऑब्जर्वर रहा हूँ, और मैंने प्रक्रिया देखी है A to Z, कहीं पे भी वोट चोरी नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। लेकिन क्या वोट चोरी, सुभाष जी ये आप मुझे समझाइए, क्या वोट चोरी एक एग्रेशन का जरिया बन गया है कि कहने में अच्छा लगता है, एग्रेशन दिखाने में अच्छा लगता है, वोट चोरी से लग रहा है विपक्ष को कि हाँ एग्रेशन के साथ जनता हमारे साथ खिंची चली आएगी, या इतने भारी भरकम शब्द की लोकतंत्र, संविधान, तानाशाही, ये जुड़ सकते हैं SIR के साथ या जनता के साथ आप जोड़ सकते हैं? देखिए, मैं फिर से वही बात कहूंगी प्राची जी, SIR एक जनरल राइडर है। इस देश में ऐसा कोई मुद्दा नहीं है जो आप उठाइए और उससे 4 लोग कनेक्ट नहीं करते हो। पर लोकतंत्र में आपको ये देखना होता है लोक और जनमानस किस मुद्दे को लेकर के ज्यादा चिंतित है और किस मुद्दे को लेकर संसद में जाना है। भाई आज जो भी बिल्स जो टेबल हुई है संसद में, कुछ लेबर रिफॉर्म से रिलेटेड है। आप मुझे बताइए, लेबर रिफॉर्म्स को लेकर के क्या आपने किसी भी विपक्ष के किसी भी बंदे को सड़क पर देखा, मीडिया में आते हुए देखा? इसका मतलब ये वो कहना चाह रहे हैं कि SIR के अलावा, इसके अलावा मुद्दा ही नहीं, बिल्स आए हैं, SIR के अलावा जितनी भी बिल्स सरकारें ला रही है उसमें संशोधन की कोई आवश्यकता नहीं है। सरकार बहुत बढ़िया काम कर रही है, आप आगे चलिए। अब ये मुद्दा इसलिए इंपॉर्टेंट है स्वाति जी, क्योंकि ये सिर्फ कांग्रेस का मुद्दा नहीं हो सकता। आप CPI, CPIM सबके साथ गठबंधन में है। आप पूछ लीजिए किसी भी लेफ्ट के नेता से, आपके स्टूडियो में ही कई नेता आते हैं अग्रेसिव मोड में हमेशा बात करने के लिए दलितों की, वंचितों की, उनसे पूछिए ना क्या जो बिल्स लाए जा रहे हैं उसमें एक भी मुद्दा ऐसा नहीं है जो उठाया जा सके। तो ये इस देश का विपक्ष सामूहिक रूप से, बौद्धिक रूप से विपन्न हो चुका है। उसमें इतना धैर्य नहीं है कि वो टेबल किए जाने बिल्स को पढ़ भी ले। देश की जनता के सामने ये सवाल है कि आपने और हमने जो विपक्ष चुना, हम वो विपक्ष भी हमारे लायक नहीं है, तो इनको संसद से पूरी तरह से बाहर खदेड़िए। मुझे नहीं पता कि आप स्वतंत्र रूप से जो इंडिपेंडेंस खड़े होते हैं उनको चुनिएगा या सत्ता पक्ष इसी को ज्यादा बहुमत देकर के लाएगा, मुझे नहीं पता। लेकिन ये विपक्ष नाकारी हो चुकी है, इनको कोई मतलब नहीं है। मतलब मैं तो हर बार कोई ना कोई ऐसा डिस्कशन होता है प्राची जी, हर सेशन के पहले ऐसा डिस्कशन होता है जिसका आम जनमानस से कोई कनेक्ट नहीं है। मैं जेन्युइनली जानना चाहती हूँ कि जो GST बिल्स आ रही हैं या एक्साइज ड्यूटीज के ऊपर जो भी डिस्कशन हो रहा है उस पर विपक्ष का क्या मत है। एज अ स्मॉल एंटरप्रेन्योर मैं जानना चाहती हूँ। मैं उन महिलाओं के लिए जानना चाहती हूँ जिनको 10,000 रुपए अभी प्राप्त हुए बिहार चुनाव में। मैं जानना चाहती हूँ कि इस बिल से उन महिलाओं पे क्या असर पड़ने वाला है। क्या विपक्ष को कुछ भी आइडिया नहीं है कि क्या चल रहा है देश में? मैं आज जेन्युइनली आंदोलित हूँ विपक्ष के इस व्यवहार से, क्योंकि SIR जेन्युइनली अगर मुद्दा हो तो इस देश का नागरिक सड़क पर उतर जाएगा। इसके लिए विपक्ष को उतरने की जरूरत नहीं होगी। नहीं, ये हमारे हमारा संवैधानिक राइट है वोट देने का, ये उससे जुड़ी हुई बात है। विपक्ष को क्या लगता है कि सबसे ज्यादा हमारे वोटिंग राइट्स को लेकर के वो चिंतित है? नहीं, ये बात बिहार में भी रविंद्र जी देखी गई ना, सबसे ज्यादा वोट चोरी का मुद्दा उठाया, सबसे ज्यादा SIR का मुद्दा उठाया, जोर जोर से नारे लगाए। लेकिन बिहार में ऐसा कोई आंदोलन अगर आपको याद हो, मुझे नहीं याद, मैं तो 1 महीना वहां रहकर आई, कोई भी एक ऐसा आंदोलन रहा हो जो SIR के इर्द गिर्द घुमा हो, या वोटर्स निकल कर आए हो कि जी हमारा वोट काट दिया, जानबूझकर हमारा वोट काटा गया क्योंकि हम फला पार्टी को वोट देते, हम फला पार्टी को वोट देते थे। तो क्या सिर्फ SIR को लेकर घूमना ही एक बात एजेंडा समझ में आ रहा है? अगर सियासत में देखूं तो मैं विपक्ष को नहीं, लोगों के वोट काटे ऐसे तो ढेरों वीडियोस दिख रहे हैं। लोगों ने बाहर आके बोला है, वोटिंग की लाइन में खड़े होकर बोला कि हमारे वोट कट गए, लेकिन उनकी सुनवाई के लिए फोरम कहां है? यही तो इलेक्शन कमीशन का काम है, यही तो चुनाव आयोग का काम है ना, कि एक व्यक्ति का भी वोट कटता है और वो मीडिया के सामने आके बोल रहा है, उसके पास पहुंचने की जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन की है। चुनाव आयोग तो नहीं पहुंच पाए उस पर। तो यही तो सवाल उठा रहे हैं ना। और वो चलिए वोट में किस तरह ट्रांसफॉर्म हो नहीं हो वो एक अलग विषय है, वो राजनीतिक लोग जाने। लेकिन हमारा सवाल ये है कि ये सवाल, ये जो क्वेश्चन है SIR का या वोट चोरी का या वोट कटने का, ये मुद्दा कितना महत्वपूर्ण है? मेरे हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। इस पर चुनाव आयोग को स्पष्टता देनी चाहिए। और आज तो अखबार में भी छप गया, आज तो इंडियन एक्सप्रेस में भी छप गया है प्राची जी, कि किस तरीके से 2 चुनाव आयुक्तों के बीच, मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार
और चुनाव आयुक्त संधू साहब के बीच में किस तरीके से इस मुद्दे को लेकर विवाद था और कैसे उनकी मर्जी के बगैर इस जो ये एसआईआर का आदेश है इसको थोप दिया गया और जो कि फाइनल जो उनका ऑर्डर था उसमें उनके डिसेंट नोट भी नहीं लिया गया। ये तो क्लियर है उसमें। तो ये इस पर अगर सहमति होती तो जाहिर है उन लोगों की आम राय होती, लेकिन आम राय नहीं है। आज इंडियन एक्सप्रेस अखबार ने उस बात का पूरा खुलासा भी कर दिया है। नहीं, एसआईआर से ही काम चलेगा, बाकी इस देश में और कुछ नहीं होगा। बाकी ना संसद चल पाएगी, ना किसी और मुद्दे पर चर्चा हो पाएगी, किसी और मुद्दे पर निकलकर प्रोटेस्ट हमने नहीं देखे या कोई आंदोलन हमने नहीं देखा। विपक्ष की अगर बात करें, अगर एसआईआर से ही चिपके हुए विनय जी नजर आ रहे हैं। एसआईआर ही अगर मान लीजिए उनके लिए सबसे बड़ा मुद्दा, कितना वोट एसआईआर में छिपा हुआ है? ये जमीन पर चलने वाला मुद्दा है या आम बातचीत में भी आने वाला मुद्दा है? नहीं, एसआईआर में ठीक ठाक वोट छिपा हुआ है। 47 लाख वोट कटे बिहार में। राहुल गांधी कहते हैं कि लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है, तो शायद उसको डिस्क्राइब नहीं कर पा रहे। मैं बताता हूं कि कैसे संविधान और लोकतंत्र खतरे में है। मामला घुसपैठ का केवल बंगाल तक सीमित नहीं रहा प्राची जी। बंगाल से बढ़कर के जो पड़ोसी राज्य है बंगाल से, वहां भी ये घुसपैठ बंगाल से घुस रहा है। अब मैं कुछ आंकड़े बताता हूं आपको झारखंड के, वो भी ट्राइबल जगहों के, कि किस तरीके से लोकतंत्र खतरे में है। खूंटी जिला है, सिमडेगा असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी नेम है, 304 नंबर बूथ है। यहाँ पे जो ओवरऑल वोटर इंक्रीमेंट हुआ है 19 से 24 के बीच में, वो 10% है। और मुस्लिम वोटर इंक्रीमेंट कितना है मालूम है आपको? 78%। 78% वोटर इंक्रीमेंट मुसलमानों का है और ये अवैध घुसपैठी हैं। और ये एक आंकड़े नहीं है। राजमहल में बरहेट है, 277 नंबर बूथ है, ओवरऑल 18% है इंक्रीमेंट, और मुस्लिम वोटर इंक्रीमेंट 40% है। इसी तरीके से आप देखेंगे तो सैकड़ों उदाहरण हैं कि जहां टोटल वोटर इंक्रीमेंट 5% है और मुस्लिम वोटर इंक्रीमेंट 50%, 60%, 70% तक है। कुल मिला जुला करके मामला यह है कि ये जो वोटर इंक्रीमेंट है ये जबरदस्ती का, और सिर्फ 5 सालों में यहाँ लोकतंत्र खतरे में आता है। और एक बात और बताता हूँ, जब इस्लामी घुसपैठ होती है तो पहला विक्टिम कौन होता है प्राची जी मालूम है? इस देश का मुसलमान। इस देश के मुसलमान का रोजगार खाता है घुसपैठिया मुसलमान। पहला विक्टिम कौन होता है? ट्राइबल होता है। दोनों बातें सही हैं। बिहार में जो एसआईआर हुआ उसमें एक कम्युनिटी टारगेट नहीं थी। हर जिले में दूसरी कम्युनिटी जो मेजॉरिटी में थी सबका वोट कटा है। ठीक। दूसरा, ये घुसपैठिए उन पर असर पड़ने वाला है। ये घुसपैठिए को वोट देने का अधिकार नहीं है। वोट देने का अधिकार यहाँ के मुसलमानों को है। घुसपैठिए यहाँ माइनॉरिटी कार्ड खेल करके वोट देने का अधिकार नहीं ले सकते। कुल मिलाकर तो सिर्फ इतना समझ में आ रहा है कि एसआईआर को मुद्दा विपक्ष बना रहा है, लेकिन ये मुद्दा जमीन पर कितना चलता है ये हमने बिहार में देख लिया है। मेरे पास बस इतना ही समय। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। तो मुकाबला में आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया टीवी।